हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोवर्स। आज हम देखने जा रहे हैं द कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। द कीमोऑस्मोटिक hypothesis. So let us now try and understand how actually ATP is synthesized in the chloroplast. So अभी हमको क्या अंडरस्टैंड करना है, हम लाइन बाय लाइन NCERT को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो इसी वजह से मैं पहले रीड करूँगी, फिर उसका इंटरप्रेट करके आपको समझाऊँगी एंड लास्ट में हम समरी देखेंगे, ठीक है। So let us now try and understand how actually ATP is synthesized in the chloroplast. So हमें क्या समझना है कि क्लोरोप्लास्ट में ATP एक्चुअली बनता कैसे है। So the chemoosmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism. तो यही समझने के लिए जो मैकेनिज़्म और दी हाइपोथेसिस दिया गया था to understand the chemoosmotic hypothesis, to understand how ATP is synthesized is known as the chemoosmotic hypothesis. So like respiration in photosynthesis too, ATP synthesis is linked to the development of proton gradient across a membrane. तो मतलब ATP synthesis जो है वो लिंक है किससे, लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट होता है उससे लिंक है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। हमने पहले भी देखा था एटीपी का ग्रेडियंट कैसे, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, H+ कैसे मतलब प्रोटॉन कैसे फ्लो करते हैं, एक्सेट्रा। सो दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलाकॉइड। सो देयर इज वन डिफरेंस हियर, द प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इज टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन। तो अभी क्या जो प्रोटॉन ग्रेडियंट रहता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, तो वो टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, एक्चुअली मेम्ब्रेन में होता है, मतलब जो मेम्ब्रेन होती है ना। सो वी नो द क्लोरोप्लास्ट इज द डबल मेम्ब्रेनस। सो देखो अभी जो प्रोटॉन होंगे वो कैसे फ्लो करेंगे, तो यहाँ पे पंप रहेगा उसके थ्रू और चैनल रहेगा उसके थ्रू प्रोटॉन अंदर रहेंगे इन दी मेम्ब्रेन। तो अभी प्रोटॉन जो है वो अंदर रहेंगे इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो दिस टाइम अच्छा ओके, प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इज टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, सो दैट इज इन द ल्यूमेन। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ल्यूमेन भी कहते हैं, थाइलाकॉइड का ल्यूमेन है, ठीक है। So, in respiration, protons accumulate in the intermembrane space of the mitochondria. तो respiration में क्या होता है, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ पे accumulate होते हैं, वो होते हैं in the intermembranous space of the mitochondria when electrons move through the ETS. Okay. सो रेस्पिरेशन में जो प्रोटॉन होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं इन दी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हम अभी क्लोरोप्लास्ट का देख रहे हैं वैसे ही सपोज दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, दी रिजेस एंड फरोज, देयर इज प्रेजेंस ऑफ F1 F0 पार्टिकल वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं वगैरह वगैरह। सो देखो अभी मेन क्या है, क्या कह रहे हैं ये पैराग्राफ। सो रेस्पिरेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू दी प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन दी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो ये स्पेस है यहाँ पे प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होता है। सो दिस इज द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। सो यही हमारा पैराग्राफ कह रहा है, लाइक वाइज द एक्यूमुलेशन ऑफ द प्रोटॉन ऑकर्स also in the lumen of the chloroplast. तो देखो अभी so let us understand what causes the proton gradient across the membrane, ठीक है।
तो अभी हमने देखा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन, ग्रेडियंट एक्चुअली क्या है, हमने वो स्पॉन्ज का एग्जांपल देखा था कि वाटर इनसाइड जाएगा वगैरह वगैरह, और रेजिन का देखा था कि रेजिन में पानी चला गया, मतलब ग्रेडियंट वगैरह। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे H प्लस H प्लस H प्लस ए समझो कि ये आउटर एक्सटर्नल साइड है मेम्ब्रेन की। अभी ये प्रोटॉन अंदर जाएंगे इन द ल्यूमेन। अभी यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। जब ये इधर से उधर मूव करेंगे, मतलब एक प्रकार का ग्रेडियंट मतलब फ्लो तैयार होगा ना प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन माइग्रेट करेंगे इधर से उधर, तो उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं एक्चुअली। सो क्या कहा गया है यहाँ पे, देखो लेट अस अंडरस्टैंड what causes the proton gradient across the membrane. We need to consider again the process that take place during the activation of electron. तो अभी हमें फिर से वो प्रोसेस याद करनी है जो इलेक्ट्रॉन का एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड देयर ट्रांसपोर्ट टू द डिटर्मिनेंट स्टेप दैट कॉज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट टू डेवलप। तो देखो अभी हमने ETS देखा, ETS क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन चेन जो रहती है ETS, जिसमें हमने साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पढ़ा। सो उसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर तक ऐसे करते करते फाइनली उसके डेस्टिनेशन तक मूव करता है, और वी कैन से दी इट फ्लोज, ठीक है, एक्साइट एंड देन फ्लो ऑकर देयर, ओके। एंड सी, सिंस स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जो स्प्लिटिंग है वाटर मॉलिक्यूल का वो कहाँ पे होता है, वो होता है इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये याद रखो कि splitting of water molecule takes place on the inner side of the membrane. Splitting कहाँ पे होती है, inner side of the membrane में। The proton or hydrogen ions that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen of thylakoid. तो ये जो thylakoid का lumen होता है वहाँ पे प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर वो एक्यूमुलेट होते हैं। समझ रहे हो आप सभी क्या कह रहा है पैराग्राफ, कि देखो जो प्रोटॉन होते हैं और जिसे हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, ठीक है, ये प्रोटॉन है जिसे हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है किस वजह से प्रोड्यूस होगा, कम बैक टू प्रेजेंट एवरीवन, किस वजह से, बिकॉज ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। हमने देखा था वाटर स्प्लिट होता है किस इसमें, साइक्लिक में कि नॉन साइक्लिक में, रिकॉल एवरीथिंग, रिकॉल करो जल्दी जल्दी। यस राइट, जो स्प्लिटिंग है वाटर मॉलिक्यूल का वो कहाँ पे होता है, वो होता है इन दी नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। सो ये होता है नॉन साइक्लिक में, ठीक है। वाटर स्प्लिट होगा H प्लस एंड O2 में, ठीक है। इससे ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट होंगी एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, एंड जो हाइड्रोजन आयन मिलते हैं हमें, इस वजह से प्रोटॉन का ग्रेडियंट मेंटेन होता है। सो द प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेटेड विद इन द थाइलाकॉइड्स। जो थाइलाकॉइड होती है उसमें वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से हाइड्रोजन आयन एक्यूमुलेटेड होते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, इसे आप रीड करिएगा फिर से, क्योंकि इसमें आपको मतलब जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो बताई गई है। सो देखो अभी ये डायग्राम पढ़ेंगे हम, पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं क्या है तो। सो कब तक एक्चुअली, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट सेकंड पॉइंट सेज। देखो अभी
एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में ही मूव करता है ना, फोटो सिस्टम, अक्रॉस फोटो सिस्टम। रिकॉल हो रहा है कुछ? क्या पढ़ा था हमने? साइक्लिक में कौन से फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, नॉन साइक्लिक में कौन से होते हैं फोटो सिस्टम? रिकॉल करिए सब। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, साइक्लिक में कौन सा करेगा काम? सिर्फ PS1, एंड इन नॉन साइक्लिक बोथ विल बी प्रेजेंट, दैट इज द PS1 एंड PS2। जिन को रिकॉल नहीं हो रहा है वो क्या करे अभी? उनको एक बार फिर से प्रीवियस वीडियोस का लेक्चर 2x स्पीड पे देखना है, एंड जो NCERT है उसे थरोली रीड करना है, एंड उसके बाद में जो टॉपिक हुए हमारे उस टॉपिक पे उनको PYQs लगाने हैं ऑफ दी नीट। सो डू दिस, एंड ऑल्सो आई एम नॉट गिविंग होमवर्क from last 5 to 6 lecture to you, so I will be giving homework to you in every lecture from now, because उसके सिवा आप कुछ रीड नहीं करते, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। सो ठीक है, चलो आगे बढ़ते। सो प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, थ्रू द फोटो सिस्टम। This happen because the primary acceptor of the electron, which is located towards the outer side of the membrane, transfer its electron, not an electron carrier but an hydrogen carrier। क्या कहा गया है इस पैराग्राफ में? सो एक किस वजह से होता है? बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है विच इज़ लोकेटेड टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्राइमरी एक्सेप्टर वो होता है प्रेजेंट टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, एंड ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। अभी जो वो ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर को ट्रांसफ़र नहीं करेगा, बल्कि वो हाइड्रोजन कैरियर को उसका इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। समझ रहा है कुछ? इसे हम फिर से रीड करेंगे, ठीक है? मैं फिर से आपको पूछूंगी कि ये समझा कि नहीं समझा। छोटी सी बात है इसमें, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। सो दिस मॉलिक्यूल रिमूव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है? क्या करेगा ये प्रोटॉन को रिमूव करेगा फ्रॉम द स्ट्रोमा while ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। अभी हमने देखा था जो पंप है, हाँ, क्या हमने कपल्ड रिएक्शन की कुछ तो भी कहा था ना इसे। तो मतलब क्या होगा? जब प्रोटॉन इधर से इधर जाएगा तो साथ में जो इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो भी को ट्रांसपोर्ट होगा। समझ रहा है कुछ? ओके, हम डायग्राम से भी समझेंगे इसको, अभी के लिए सिर्फ यही मतलब ध्यान में रखिए आप सभी। सो व्हेन दिस मॉलिक्यूल पासेस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side of the lumen side of the membrane। तो अभी क्या कह रहे हैं? When this molecule passes on its electron to the electron carrier inner side, the proton released into the inner side of the lumen side of the membrane। तो फिर उसके साथ में प्रोटॉन भी ट्रांसपोर्ट होता है। सो दी NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ पे लोकेटेड होता है? वो लोकेशन सभी एंजाइम की या फिर फोटो सिस्टम की हमें याद रखनी है। सो ये प्रेजेंट होता है ऑन दी स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन्स दैट कम फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ PS1।
प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP। सो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो नेसेसरी होते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH प्लस H प्लस। दिस प्रोटॉन्स आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द स्ट्रोमा। तो ये जो प्रोटॉन्स है वो भी स्ट्रोमा से रिमूव किए जाएंगे। Hence within the chloroplast protons in the stroma decreases in number। सो अभी क्लोरोप्लास्ट में जो प्रोटॉन्स है कहाँ पे, इन दी स्ट्रोमा। सो एक क्लोरोप्लास्ट है, इसमें थाइलाकॉइड भी ग्राना भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और जो सराउंडेड फ्लूइड है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो अभी स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स जो है वो डिक्रीज होंगे इन नंबर। हाँ, तो वाइल इन द ल्यूमेन देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स। तो अभी जो ये ल्यूमेन है इसका, ग्राना का मतलब सिंगुलर थाइलाकॉइड, हाँ, मल्टीपल ग्राना, तो इसका जो ल्यूमेन है वहाँ पे प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होगा जैसे जैसे वो स्ट्रोमा से कम होगा, क्योंकि प्रोटॉन ट्रांसफर होंगे। वाइल इन द ल्यूमेन देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, समझा हमने अभी। सो दिस क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। इसकी वजह से क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होगा अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एज वेल एज मेजरेबल डिक्रीज इन द pH इन द ल्यूमेन। जो ल्यूमेन है उसमें pH डिक्रीज होगा। समझ रहे हैं कुछ? तो देखो वाई आर वी सो, देखो डिक्रीज इन द pH मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। pH इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, देयर विल बी अल्किनिटी और देयर विल बी बेसिसिटी। वहाँ पे बेसिक नेचर फॉर्म होगा अगर pH इंक्रीज हुआ। और अगर pH डिक्रीज हुआ, डिक्रीज कब होगा, जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाएंगे तब। HCl H2SO4 एक क्या है, ये एसिडिक है, मतलब pH डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, देयर विल बी एसिडिक कंडीशन। अगर pH इंक्रीज हुआ तो अल्किनिटी और बेसिसिटी। तो ये किस वजह से बढ़ता है, ये OH आयन की वजह से बढ़ता है। और एसिडिटी H प्लस मतलब एसिडिक प्रोटॉन की वजह से बढ़ता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको लगेगा कि डिक्रीज इन द pH है, मतलब कि pH घटा। हाँ, तो pH घटना मतलब एक्चुअली क्या होता, AC का टेम्परेचर पता है आपको। AC का टेम्परेचर अगर हमने कम किया तो कम किया मतलब एक्चुअली क्या होता है कि हमने AC ठंडा हो रहा था तो ठंडे का मतलब गर्म करने के लिए हमने कम किया। ऐसे होगा क्या, कूलर जैसे ऑपरेट होता क्या ये AC? ये नहीं। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ये देखो AC एंड आपका ये pH एक्चुअली सेम है थोड़े फार तरीके से। समझने के लिए हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल AC का टेम्परेचर अभी 10, 11, 12 टू 20, 25। हाँ, हमको अगर AC का टेम्परेचर कम करना है मतलब 20 से कम मतलब हम आए 10 पे, तो अभी टेम्परेचर डिक्रीज होगा एक्चुअली। हाँ, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से कोल्ड बढ़ेगी। एंड जैसे अगर हम 10 पे से डायरेक्ट 25 पे गए या फिर 40 पे गए, 40 पे एकदम मतलब गर्म नहीं होता, लेकिन हमने इंक्रीज़ किया टेम्परेचर, तो यहाँ पे हीटिंग और वी कैन से दी वार्मनेस इन द टेम्परेचर, तो वो इंक्रीज होंगी, ठीक है। लाइक वाइज द pH व्हेन देयर इज 7 pH इट्स न्यूट्रल एंड when the pH decreases likewise 6, 5, 4, 3, 2 and 1। सो जब pH डिक्रीज होता है तब अगर मैं वन मतलब मोर ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक एक्चुअली 1, बाद में 2, 3, 4 ऐसे थोड़ा सा मतलब जो pH है वो जैसे जैसे बढ़ता है 6 तक के वैसे वैसे एसिडिटी कम होती है।
यहाँ पे 1 पे सबसे ज़्यादा एसिडिक पाया जाएगा। लाइकवाइज व्हेन मूविंग टूवर्ड दी बेसिसिटी और अल्किनिटी, जब हम 14 पे जाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा बेसिक है, एंड जब हम 14 से नीचे आएंगे लाइक 10, 11 वगैरह, तो वहाँ पे वो कम बेसिक है। समझ रहा है कुछ? आई नो इट्स हार्ड, बट सिर्फ आपको ट्रिक समझनी है, उल्टा चलना है। नॉट लाइक यूर फैन स्पीड और कूलर। फैन स्पीड कैसे रहती है? 1, 2, 3, 4, 5। मैंने अगर 1 रखी तो कम स्पीड, 5 रखी तो सबसे ज़्यादा। लेकिन टेम्परेचर और पीएच के मामले में जब हम कम की तरफ जाएंगे तब पीएच डिक्रीज होगा, वैसे ही हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी इंक्रीज, हेंस एसिडिटी विल बी इंक्रीज हियर, लाइकवाइज द बेसिसिटी। सो अभी होप आपको ये समझा होगा। सभी हमने बहुत मेस क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। लेट्स इरेज दिस। कुछ नहीं ज़्यादा, सिर्फ यहाँ पे मतलब प्रोटॉन को जो ग्रेडियंट है ना, उस पर मतलब पैराग्राफ में फोकस है। सो प्रोटॉन का ग्रेडियंट जो रहता है वो आपको समझ के लेना है। बहुत टाइम जा रहा है यहाँ पे इरेज करने में। So see, yeah, here. So why are we so interested in the proton gradient? ये तो लाइन मतलब NCERT ने बहुत अच्छी डाली है यहाँ पे। क्यों हम इतना मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों कर रहे हैं इतनी देर से? क्यों हम इतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड है इन स्टडिंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट? वाई आर वी सो इंटरेस्टेड इन द प्रोटॉन ग्रेडियंट? सो देखो अभी क्या कहती है आपकी NCERT। सो इन्होंने बता के रखा है कि हम क्यों इतना इंटरेस्टेड है इन द प्रोटॉन ग्रेडियंट। सो दिस ग्रेडियंट इज इम्पॉर्टेंट। ये ग्रेडियंट इम्पॉर्टेंट है क्यों? बिकॉज it is the breakdown of this gradient that leads to the synthesis of ATP। क्योंकि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है ATP की, एंड ये जो ATP है वो हमें इस ग्रेडियंट की वजह से ही मिलता है। समझ रहा है कुछ? क्यों हम इतना मतलब ग्रेडियंट कर रहे हैं? क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमें चाहिए अल्टीमेटली ATP। हमें सिंथेसाइज करना है ATP थ्रू द लाइट रिएक्शन। एंड जो अभी आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे क्या? देखो एक बार फिर से ब्रेक डाउन करके बताती मैं आपको। लेट्स फर्स्ट इरेज दिस। हमने क्या पढ़ा था? रिकॉल करो सब। जस्ट क्लोज योर आइज एंड रिकॉल एवरीथिंग। देखो देखो यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन है, हाँ लाइट रिएक्शन, एंड ये जो है ये डार्क रिएक्शन। तो अभी क्या है? ये जो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लेट्स चेंज द कलर ऑफ पेन। सो देखो अभी लाइट रिएक्शन से हमें क्या मिलता है? लाइट रिएक्शन से हमें मिलेंगे ATP एंड NADPH, राइट? रिकॉल एवरीथिंग। एंड डार्क रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा? डार्क रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा? याद करो, हमें मिलेगा ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। सो दिस इज इनकम्प्लीट। लाइट रिएक्शन अलोन इज द we can say it is incomplete, or the dark reaction alone is incomplete. Why? because they are याद करो हमने पढ़ा था अर्लियर लेक्चर्स में। बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, सॉरी हाँ लिखने में गड़बड़ होगी थोड़ी। बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। क्योंकि इसका जो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है
लाइक ATP एंड NADPH, वो यूटिलाइज होगा इन द डार्क रिएक्शन। एंड डार्क रिएक्शन में अगर ATP एंड NADPH ही नहीं आया पहले, तो फिर सिंथेसिस कैसे होगा ग्लूकोज का? सो दैट्स वाई दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड इनकम्प्लीट। सो क्या चालू था हमारा? ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट दैट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ ATP। अगर दिस ग्रेडियंट वही इम्पोर्टेंट है किस चीज़ के लिए? सिंथेसिस ऑफ ATP के लिए। द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांसमेम्ब्रेन। अभी ये क्या कह रहा है कि ये जो ग्रेडियंट है ATP का वो ब्रेक डाउन होगा, ब्रोकन डाउन होगा, बिकॉज प्रोटॉन मूवमेंट होंगी प्रोटॉन्स के अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा। तो देखो अभी इसके और थोड़ा इसमें जाते हैं, डीप में जाते हैं। हो ही गया है, समझो 2 ही पैराग्राफ रह गए। आई थिंक ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा आज का, बट लेट इट बी। हमें समझेगा तो सही कीमोस्मैटिक क्या कहती है थेरी। देखो नहीं तो नाम से ही डर जाते हैं सभी बच्चे। देखो, चैनल ऑफ द CF नॉट ऑफ द ATP सिंथेस। द ATP सिंथेस एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 parts. One called the CF knot is embedded in the thylakoid membrane. एक जो CF knot होता है वो thylakoid membrane में embedded होता है and forms a transmembrane channel that carries out the facilitated diffusion. तो अभी यहाँ पे एक वर्ड आया facilitated diffusion of protons, तो हमें इस पे फोकस करना है, facilitated diffusion of protons पे। C, the other portion is called CF1. एक पोर्शन को हम कहेंगे CF नॉट और CF0, let it as you want to say it. So see, one is CF naught, another is CF1. इतनी देर से बात करके गला सूख गया था। So see, क्या कह रहा है पैराग्राफ? द अदर पोर्शन इज कॉल्ड CF1 एंड protrudes on the outer surface of the thylakoid membrane on the side that feeds the stroma. The breakdown of the gradient provides enough energy to cause a conformational change in the CF1 particle of the ATP synthase, which make the enzyme synthesize several molecules of energy packed ATP. अभी हमें समझना क्या है? So देखो यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेक डाउन हुआ किस चीज़ का? ग्रेडियंट का। तो अभी टू कॉज अ कन्फॉर्मेशनल चेंज इन दी CF1 पार्टिकल ऑफ दी ATP सिंथेस। जो CF1 है ATP का सॉरी प्रोटॉन का, प्रोटॉन के ग्रेडियंट का यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेक डाउन हुआ। इस वजह से कन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ। कन्फॉर्मेशनल चेंज म्हणजे मतलब जो उसका स्ट्रक्चर होता है ना, लॉक एंड की पता है आपको? लॉक एंड की थ्योरी, ये लॉक है, यहाँ पे होल रहता है कि अंदर जाएंगी, ये ओपन होगा। सो लाइकवाइज कन्फॉर्मेशन मतलब बोट एंड चेयर। आपको समझाओ कैसे एक्चुअली? देखो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आपने हीट किया, हीटिंग की वजह से जहाँ पे आपने हीट प्रोवाइड की उसको यहाँ पे हीट प्रोवाइड की आपने, तो ये जो मतलब पहले पूरा राउंड था, तो फिर इसका कन्फर्मेशन चेंज हो के सॉरी हीटिंग आपने यहाँ पे की ना। देखो भाई क्या है, ये जो यहाँ पे प्लास्टिक है, प्लास्टिक के समझो कुछ भी है, प्लास्टिक की प्लेट है और एनीथिंग, इसको अभी आपने हीट किया। हीट कहाँ से की? इस साइड से हीटिंग की। तो क्या होगा? जिस साइड से हीटिंग की वो साइड अंदर चली जाएंगी और इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। मतलब
यहाँ पे हीटिंग की इससे मेल्ट हो गए, थोड़ा सा मतलब स्ट्रक्चर इसका सिमेट्रिकल हो गया और कन्फर्मेशन चेंज हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे CF1 का कन्फर्मेशन चेंज होता है ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। कन्फर्मेशन कैसे चेंज होगा हमने देखा अभी, मतलब सिमिलर एग्जांपल लाइक, तो इस टाइप से थोड़ा पर मतलब कन्फर्मेशन ऐसे चेंज नहीं होता एक्चुअली, मैंने आपको समझाने के लिए बताया सिर्फ वैसे वो। सो देखो अभी तो क्या कह रहा है पैराग्राफ, विच मेक्स द एंजाइम सिंथेसाइज सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी पैक्ड ATP। सो इसी वजह से सेवरल मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं एनर्जी पैक्ड ATP। ATP क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि रिचनेस वाली कंडीशन है, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी उसमें प्रेजेंट होती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटने की वजह से फॉर्म होते हैं। सो कीमोऑस्मोसिस रिक्वायर्स a membrane, a proton pump and proton gradient and ATP synthesis। तो कीमोऑस्मोसिस को क्या रिक्वायर होता है, a membrane, a proton pump and a proton gradient and ATP synthesis। सो मैं अभी इसको देखो, अभी ये इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, इसको आपने याद रखना है, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। कीमोऑस्मोसिस, पूरा सार कीमोऑस्मोसिस का इसमें ही है। कैसे, कीमोऑस्मोसिस के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कीमोऑस्मोसिस की वजह से, मतलब ये क्या है, हाइपोथेसिस है एक्चुअली, ये बताता है कि कैसे ATP का सिंथेसिस होता है। तो इस मतलब आपको समझना है एक्चुअली कि ATP कैसे सिंथेसिस होगा, वो समझने के लिए आपको ये लाइन याद रखनी है कि इसके लिए रिक्वायरमेंट होंगी मेम्ब्रेन की, प्रोटॉन पंप की एंड अ प्रोटॉन ग्रेडियंट उसकी भी, एंड ATP सिंथेस की। सो एनर्जी यूज टू पंप प्रोटॉन्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स विद इन द थैलाकॉइड लुमेन। तो एनर्जी यूज होती है टू पंप प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब जो प्रोटॉन का पंप है वो ATP डिपेंडेंट है। इसी मतलब ATP डिपेंडेंट वाले जो रहते हैं वो आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, एंड जो पैसिव होते हैं, पैसिव में आते हैं ATP इंडिपेंडेंट वाले। समझ रहा है कुछ, जिसमें ATP लगेगा, मतलब जिसमें एनर्जी लगती है टू ट्रांसफर एनीथिंग। देखो अभी समझो, ये चीज़ हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आपको अभी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसका आपको काम पड़ेगा। देखो ये क्या है, ये स्टेयर्स है, अभी मेरे को चल के जाना है इसमें से, इस पे से मैं जा रही, अभी पहली पायरी चढ़ी, दूसरी चढ़ी, तीसरी, चौथी, अभी पाँचवीं पे पहुंच गई मैं। अभी ऐसे जाने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी लगी कि कम, बताओ तो सही। एंड सेकंड गेस में देखो, अभी सेकंड गेस में क्या हुआ, यहाँ पे थी मैं, यहाँ से इधर आई, इधर आई, इधर आई, कुत्ते कुत्ते नीचे चली आ गई। कैसे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ATP नहीं बोलेंगे डायरेक्ट, एनर्जी की ज़रूरत कम गिरेगी, क्योंकि मैं कम एनर्जी लग रही है मेरे को नीचे उतरने में, लेकिन मेरे को ऊपर जाने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत है। इसी तरीके से जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो काम करता है। जब हम किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करने में ATP की मतलब ज़रूरत होती है तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और किसी चीज़ को अच्छा, एक तो रह गया, मतलब देखो ये ऊपर थी मैं, मेरे को नीचे आने में कम एनर्जी लग रही थी। क्यों? क्योंकि मैं
हायर स्टेट से लोअर स्टेट जा रही थी, लेकिन लोअर स्टेट से हायर स्टेट जाऊंगी तब मेरे को एनर्जी लगेगी ना। सोचो खुद। देखो अब आगे बढ़ते हैं। एक ही चीज़ पे हम इतना टाइम नहीं लगा सकते। सो एनर्जी ये तो हो गया था। एनर्जी यूज़ होती है टू पम्प प्रोटॉन्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ प्रोटॉन ग्रेडियंट or a high concentration of protons within the thylakoid lumen. So ATP synthase has a channel that allows diffusion of protons back across the membrane. This releases enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyzes the formation of ATP. जो ATP synthase enzyme होता है वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। फॉर वॉट? फॉर फॉर्मेशन ऑफ ATP synthase। लगाओ थोड़ा सा दिमाग। सो देखो अभी अलॉन्ग विद द NADPH produced by the movement of electrons, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stroma, responsible for fixing CO2 and synthesis of sugar. क्या बोल रहा है पैराग्राफ? अलॉन्ग विद दी NADPH प्रोड्यूस बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे, उस वजह से ATP विल बी यूज्ड इमिडिएटली इन दी बायोसिंथेटिक रिएक्शन। अभी बायोसिंथेटिक फेज हमने क्या देखी थी, याद करो थोड़ा सा। बायोसिंथेटिक फेज कहाँ पे होती है? किसका अल्टरनेटिव नेम है बायोसिंथेटिक फेज? लगाओ थोड़ा सा दिमाग, हमने पढ़ा था। ये पढ़ो, ये क्या है? डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, बायोसिंथेटिक फेज ऑफ काय म्हणते बायोसिंथेटिक ए रिएक्शन बायोसिंथेटिक। बाद में और एक नाम था इसको, क्या था वो? याद करो। सो देखो ये नेम सबको याद रखते हैं क्योंकि कभी बायोसिंथेटिक आएगा, कभी लाइट इंडिपेंडेंट आएगा। सो ये नाम आपको याद रखने हैं। सो देखो अभी So along with the NADPH produced by the movement of electrons, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction. तो पैराग्राफ क्या कहता है? जो NADPH प्रोड्यूस होते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तब ATP विल बी प्रोड्यूस्ड इन द बायोसिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा। जो स्ट्रोमा होता है उसमें बायोसिंथेटिक रिएक्शन होती है, वहाँ पे ATP फॉर्म होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग CO2 एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर। जो ATP प्रोड्यूस है अभी उसका रोल क्या है? क्यों चाहिए हमें ATP? बिकॉज ATP आर रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग दी CO2। जो CO2 हम एटमॉस्फेयर से इनहेल करेंगे, हम मतलब प्लांट्स, अभी हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं इन दी प्लांट्स, तो हम टॉकिंग बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ प्लांट्स। हम अभी के लिए फोटोसिंथेसिस पढ़ने तक आप सभी लोग प्लांट्स हो, याद रखो। आपको प्लांट की तरह सोचना है। प्लांट बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स। सो सी थिंक लाइक देम। क्या कह रहे हैं पैराग्राफ? जो ATP होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फिक्सिंग CO2 प्लांट इनहेल करेगा। सिंथेसिस ऑफ शुगर मतलब जो ग्लूकोज वगैरह है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे सिंथेसिस होंगे, उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है किस चीज़ की? ATP की। सो समझा अभी कैसे बनेगा ATP? कैसे बनेगा? रिकॉल करो सभी। ATP बनेगा बिकॉज ऑफ दी ग्रेडियंट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन।
समझ रहा है कुछ? तो अभी आज हमने पढ़ा द कीमोऑस्मोसिस हाइपोथेसिस फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो अभी आपका होमवर्क सभी का यही है कि आप ये जो कीमोऑस्मोटिक सिंथेसिस हमने पढ़ा है फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, इस सभी चीज़ को एनसीईआरटी से थॉरोली रीड करें, एक बार हाईलाइट करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देन आप इस पे पीवाईक्यू लगाइए। ठीक है, इससे आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। हम तो लास्ट में देखने ही वाले हैं क्वेश्चंस, लेकिन अभी आपको साथ ही साथ क्वेश्चंस मतलब आपके हिसाब से सॉल्व करके देखने हैं। मैं ट्रिक बताऊंगी लास्ट में इन द मतलब जब पूरा अपना ये प्लांट फिजियोलॉजी प्लांट व्हाट इज़ दैट फोटोसिंथेसिस का लेक्चर हो जाएगा, तब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक तो बताऊंगी, लेकिन अभी आपको खुद से पीवाईक्यूज लगाने हैं। तो होमवर्क यही है आपका। तो अभी जो ये डायग्राम है एटीपी सिंथेसिस की, वो हम एक बार जल्दी देख लेते हैं। सो एटीपी सिंथेसिस थ्रू दी कीमोऑस्मोसिस। तो अभी हम ये डायग्राम देखने जा रहे हैं। देखो, अभी जब स्ट्रोमा उस पर लाइट पड़ती है, सॉरी ये देखो, ये स्ट्रोमा है, एक क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट देखो, एक क्लोरोप्लास्ट है, इसमें ग्राना प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे इसके आजू बाजू में स्ट्रोमा मतलब फ्लूइडी स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रोमा प्रेजेंट होगा। तो ये जो स्ट्रोमा है मतलब ये इस चीज़ की बात कर रहा है। एंड जो लाइट गिरेगी वो गिरेगी थाइलेकॉइड पे, मतलब ग्राना पे अल्टीमेटली। तो ये लाइट गिरी, बाद में लाइट की वजह से एक्साइट हुआ PS2, ये किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेंगे एट द P680। सो लाइट की वजह से एक्साइट होगा। यहाँ पे PS2 में ही ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होगा, और वी कैन से दी फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। PS2 पे ही होगा ना वो, रिकॉल करो हमारा लेक्चर। तो देखो, अभी H2O वाटर ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयन में। सो जो जो प्लास्टोकाइनिन है, अभी हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र देख रहे हैं। ये साइटोक्रोम B6F है, प्लास्टोसाइनिन, देन P700। सो अभी FD के पास गया, FNR के पास गया, मतलब हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन देख रहे हैं। यहाँ पे भी लाइट गिरी, NADP का NADPH में कन्वर्जन हुआ। सो बाद में ये जो H+ मतलब प्रोटॉन, यहाँ का प्रोटॉन, यहाँ का प्रोटॉन, देखो 2 H+ आए यहाँ पे, एंड ये ल्यूमेन है थाइलाकॉइड का। देखो, हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, यहाँ पे H+ ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि H+ एक वाटर के फोटोलिसिस से भी आया, एक प्रोटॉन इस साइकिल से भी आया। नॉन साइक्लिक में यहाँ पे प्रोटॉन फॉर्म होगा, वो भी है। एंड यहाँ पे भी रिएक्शन चालू है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होगा ज़्यादा फॉर्म में। यहाँ पे ल्यूमेन में हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट है यहाँ पे। तो अभी क्या होगा, देखो ज़रा ध्यान से सुनो, प्रेजेंट हो सभी? तो अभी ध्यान से सुनो मैं क्या कहने जा रही हूँ। देखो, ये जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रोमा है एक्सटर्नल, ये हाई इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट है। यहाँ पे ज़्यादा प्रोटॉन्स है, यहाँ पे कम प्रोटॉन्स है। ये ATP सिंथेज है। यहाँ पे CF0 है, CF1 कहाँ पे? देखो यहाँ पे CF1 है। इसमें कन्फर्मेशन चेंज बोल रहे थे हम, याद करो पैराग्राफ से। ठीक है, देखो अभी ये जो प्रोटॉन है वो
इस पंप के थ्रू बाहर आएंगे। ADP प्लस IP will form ATP। समझ रहे कुछ? क्या देखा हमने? प्रोटॉन बाहर आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट फॉर्म हुआ, ज़्यादा ग्रेडियंट हुआ, इसलिए जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट है वो ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने की वजह से वहाँ पे ATP का सिंथेसिस हुआ। मैं अभी देखो, हमने ये यहाँ तक के पढ़ा। जो अभी आपका कन्फ्यूजन है वो हो रहा है इस चीज़ में। जो आपका कन्फ्यूजन हो रहा है वो हो रहा है इस चीज़ में। ATP सिंथेस मतलब जो एंजाइम होता है वो वगैरह वगैरह। आपको लग रहा कि ये कैसे काम कर रहा है, क्या है मतलब एक्चुअली इसमें क्या हुआ, इस चीज़ को क्या पता। देखो, हाँ हो गया। तो ये जो वाला है मतलब पार्ट है ना, वो आप एक बार खुद से होमवर्क में ढूंढ के देखो किस चीज़ किस किस का आंसर मिलता है, किस किस का डाउट क्लियर होता है। तो मैं कल के लेक्चर में इसे ज़रूर समझाऊंगी, लेकिन आपको भी इसे एक बार पढ़ लेना है कि क्या होता है एक्चुअली इसमें फ्रॉम द गूगल। मैं कल इसे ब्रेक डाउन करके आपको समझाऊंगी अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने कीमोऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ दी ATP सिंथेसिस पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे वेयर आर दी ATP एंड NADPH यूज्ड, क्योंकि अभी हमने ATP एंड NADPH तो बना लिए, अभी वो यूज़ कहाँ पे होंगे, हाँ ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो then please like, share and subscribe the channel. Thank you so much and follow for more such content. Thank you.